वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल विद्या भारती काशी प्रांत। माई सेल्फ अनिल कुमार उपाध्याय, रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, राजापुर, प्रयागराज। टुडे आई विल स्टार्ट यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मीनिंग कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका स्टडी हमको करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तीन प्रकार के इफेक्ट को जनरेट करता है। फर्स्ट आपका हीटिंग इफेक्ट, सेकंड आपका केमिकल इफेक्ट और थर्ड आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। इन तीनों के इफेक्ट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी हम करेंगे, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जैसा कि हमने बताया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस थ्री इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस थ्री इफेक्ट। फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड केमिकल इफेक्ट, एंड थर्ड ये जो तीन इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये इफेक्ट तभी आपको मिलेंगे जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी। ऐसा कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है। कैरी करने का मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो होगा तो ये तीन इफेक्ट आपके जनरेट होंगे। कौन कौन से इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें हीटिंग इफेक्ट के, तो आपके पास जूल का हीटिंग इफेक्ट का एक फार्मूला है। क्या है? H बराबर I² RT। इसे बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उपकरण हैं जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, उनके लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है। H आपकी अमाउंट ऑफ हीट है, I करंट है जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रही है, R रेसिस्टेंस है उस मटेरियल का, और T क्या है? टाइम। यानी जो हीटिंग का अमाउंट है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर गया है, R पर डिपेंड कर गया है। जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस हाई होगा उसका हीटिंग इफेक्ट भी हाई होगा। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, उसमें हाई रेसिस्टेंस का मटेरियल यूज किया जाता है। और ऐसा मटेरियल आपका है नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का यूज हीटर में, नाइक्रोम की प्लेट फ्रेश में, नाइक्रोम का यूज गीजर में। मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं,
उसमें हम हाई रेसिस्टेंस मटेरियल को यूज करते हैं। ये तो हीटिंग इफेक्ट की बात थी। मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वह तार हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, H बराबर I²RT। केमिकल इफेक्ट में जो आप इलेक्ट्रोड और कैथोड का स्टडी करते हैं वो आपका केमिकल इफेक्ट है, और हमें जो आज स्टडी करना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट का स्टडी करना है। तो ये तीनों इफेक्ट जो हैं ये कब मिलेंगे आपको, जब किसी कंडक्टर में करंट कैरी होगा, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो ये तीन इफेक्ट आपको मिलेंगे, 3 इफेक्ट। कौन कौन, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट के लिए H बराबर I²RT का फार्मूला अप्लाई होता है। केमिकल इफेक्ट में जो आप इलेक्ट्रोड, कैथोड, बैटरी के स्टडी करते हैं उनका है। मैग्नेटिक इफेक्ट का हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सब टाइटल होगा वो होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज जब रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है, यानी कोई आवेश जब विराम अवस्था में होता है तो सिर्फ हमको वैद्युत क्षेत्र मिलता है। लेकिन वही चार्ज जब मूव करता है, मोशन में होता है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही रही है, अगर मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिलने लगेगी। तो यहां से एक कंसेप्ट आपको मिला कि चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। चार्ज रेस्ट में अगर है तो सिर्फ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही चार्ज मोशन में है तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। एक कंसेप्ट हमको मिला, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंसेप्ट का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो 1820 में, 1820 में डेनिश भौतिक शास्त्री हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड, उन्होंने क्या किया, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड 1820 में, 1820 में एक चालक तार का स्टडी कर रहे थे, यानी जो चालक तार था उसकी कंडक्टिविटी का स्टडी कर रहे थे। कब की बात है, 1820 में। ओस्टेड, ये ओस्टेड, ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक हैं जो कि 1820 में एक चालक तार की चालकता का अध्ययन कर रहे थे, और वहीं पे बगल में ही कंपास रखा हुआ था। कंपास क्या होता है, ये स्मॉल मैग्नेटिक निडल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के काम आती है। अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर आप कंपास को ले जाएंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन मिलेगा, कंपास विक्षेपित हो जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेट होते हैं उनमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल। यानी कि साउथ पोल जिसको आप मैग्नेट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि साउथ और नॉर्थ, ये दो पोल हैं, नॉर्थ साउथ। ये मैग्नेट की पोलरिटी को आप चेंज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट अगर लाएंगे तो सेम पोल हो गए हैं, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी, रिपल्सन की प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप पोल को चेंज कर देंगे तो वहां पे आपको अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहां से क्या कंसेप्ट मिला कि जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, उसके दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। वह मैग्नेट अगर स्मॉलेस्ट है तब भी दो ही पोल होंगे,
और अगर लार्ज है तब भी 2 ही पोल होंगे। कितना भी लार्ज होगा लेकिन पोल 2 ही होंगे, एक आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो क्या मिला यहां से, ये कंपास है। कंपास क्या हमने बताया कि मैग्नेटिक नील होती है, चुंबकीय सुई होती है, चुंबक ही है। अगर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो इसमें विक्षेपण होगा। विक्षेपण क्यों होगा, क्योंकि ये ध्रुवों पर निर्भर करता है। समान ध्रुव होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव होते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है जो कि ओस्टेड का ही एक्सपेरिमेंट है। ये कब का एक्सपेरिमेंट है, 1820 का। उन्होंने एक चालक तार को लिया हुआ है, ये चालक तार है, इसमें बैटरी उन्होंने लगाया है। लेकिन इस फिगर में जो फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट फिगर, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो स्विच है वो ऑफ की स्टेट में है। स्विच क्या है, ऑफ की स्टेट में है। अगर स्विच आपकी ऑफ है, स्विच ऑफ है तो करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है। ये स्विच ऑफ है, यहां से आप देख रहे होंगे कि स्विच ऑफ है तो करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है। करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक करंट का कंडक्शन नहीं होगा तब तक कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो आपकी स्विच है वो आपकी कंडीशन में है, कंपास आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, साम्यावस्था में है। लेकिन जो दूसरा फिगर है इसमें हमने स्विच को ऑन की कंडीशन में रखा है। जो सेकंड फिगर है इसमें आप देख रहे होंगे कि जो स्विच है वो क्या है, ऑन है। अगर स्विच ऑन है इसमें करंट का कंडक्शन होगा, क्योंकि आपने बैटरी को लगाया हुआ है। और जो धारा की दिशा होती है वो धन से ऋण की तरफ होती है। ये धारा की दिशा है धन से ऋण की तरफ। जो धन है जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये हाई पोटेंशियल पर है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल पर होता है, क्योंकि नेचर का यही रूल है, हाई टू लो। जैसे एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी फ्लो हाई टू लो, हीट की बात करें हीट फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे ही करंट का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का जो कंडक्शन है वो कहां से होता है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो धारा की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ। तो जो आपका धनात्मक टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पर है, उच्च विभवांतर पर है, और जो ऋणात्मक है वो क्या है, निम्न विभवांतर पर है। तो धारा की दिशा ये मिल गई। अब धारा की दिशा आपको मिल गई है तो ये कंपास का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसके लिए एम्पियर का स्विमिंग रूल है, एम्पियर का तैरने का नियम है। क्या है तैरने का नियम, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, अगर धारा की दिशा में तैर रहा है तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन होगा उसके लेफ्ट हैंड पर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये धारा की दिशा हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोई पर्सन है वो स्विम करेगा तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन होगा कहां होगा, लेफ्ट साइड। अब डिफ्लेक्शन को जो देखना है वो यहां से देखना है फर्स्ट फिगर से, क्योंकि ये साम्यावस्था का फिगर है, इक्विलिब्रियम का फिगर है। तो क्या मिलेगा यहां से, आप देख रहे होंगे कि ये धारा की दिशा में कोई तैरेगा तो लेफ्ट हैंड ये इसके डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा, यानी जो नॉर्थ पोल होगा, जो उत्तरी ध्रुव होगा कंपास के, वो जो व्यक्ति तैर रहा है उसके बाएं हाथ की तरफ होगा। इस दूसरे फिगर में आप समझ गए होंगे। अगर हम तीसरे की बात करें, थर्ड फिगर की, थर्ड फिगर की अगर हम बात करें तो ये आपका थर्ड फिगर, थर्ड फिगर में भी स्विच ऑन की कंडीशन में है, लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज है, धारा की दिशा चेंज है। क्योंकि जहां धन टर्मिनल था वहां पे हमने ऋण को कनेक्ट किया हुआ है, और जहां पे ऋण टर्मिनल था वहां पे हमने धन को कनेक्ट किया हुआ है। तो धारा की दिशा क्या है, धन से ऋण की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है धन से ऋण की तरफ, ये हो गई धारा की दिशा। तो कंपास का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब इसको देखने के लिए हम फिर फर्स्ट फिगर पर ही आएंगे, क्योंकि इसी को हमने इक्विलिब्रियम माना है, यानी रेफरेंस माना हुआ है। तो कोई पर्सन है वो धारा की दिशा में तैर रहा है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो कहां डिफ्लेक्ट होगा, उस पर्सन के लेफ्ट हैंड पर। तो ये लेफ्ट हैंड पर डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। ये जो फिगर है, तीनों फिगर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता तो ये कंपास का डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। ये जो कंपास का डिफ्लेक्शन मिल रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। दूसरे डायरेक्शन में भी आप कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज कहने का मतलब हुआ कि करंट का फ्लो, चार्ज मूव करता है तभी करंट मिलती है, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगी। चार्ज कहीं भी मूव कर जाए किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई अदर मटेरियल हो, चाहे जो भी मटेरियल है, अगर उसमें चार्ज का मोशन है तो करंट आपको मिलेगा। तो इस फिगर से क्या कंक्लूजन मिला? इस फिगर से ये कंक्लूजन मिला कि कोई भी चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या होगा? करंट जनरेट होगी, और अगर करंट जनरेट होगी तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ये जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ये कब का है? 1820 का। किसके द्वारा दिया गया था? ओस्टेट के द्वारा, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेट, जो कि डेनिश भौतिक शास्त्री हैं। तो 1820 में सभी को पता चला कि किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट को और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। तो 1820 में जब ये कंसेप्ट आया कि कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो सेम ईयर, इसी साल, फ्रांस के वैज्ञानिक थे दो, 1820 में ही उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। उनका नाम था बायोट एंड सेवर्ट। ये बायोट एंड सेवर्ट, ये कहां के साइंटिस्ट थे? फ्रांस के थे। 1820 में ही इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किस लिए? ये जानने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका अमाउंट कितना है। किसी चालक तार में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसको ओस्टेट ने बताया 1820 में। तो 1820 में ही बायोट एंड सेवर्ट ने यह जानने का प्रयास किया कि अगर इस चालक तार में करंट का कंडक्शन हो रहा है तो तार के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका अमाउंट कितना है। इसका स्टडी हम करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। तो ये एक मैग्नेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये स्लाइड में हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया भी था कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ये बार मैग्नेट हमने फिलहाल लिया है। मैग्नेट किसी भी शेप साइज का होगा, किसी भी शेप साइज का होगा तो टू पोल्स ही होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। तो ये एक बार मैग्नेट हमने लिया हुआ है, इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, जिसको आप उत्तरी ध्रुव बोलते हैं नॉर्थ को, और साउथ को आप दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसकी कुछ प्रॉपर्टी को भी हम देखते हैं। जो मैग्नेट है, अब ये फील्ड जनरेट कर रहा है, फील्ड जनरेट हो रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइनिंग के द्वारा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं भी आप बोल सकते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इनकी ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं, और इन साइड ये साउथ से नॉर्थ पर भी जाती हैं, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते जनरली। कभी रिक्वायरमेंट होती है तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल पर एंड हो रही हैं। ये जो मैग्नेटिक लाइन है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन से इनका हम कंपैरिजन करें, मैग्नेट लाइन कब आएगी? जब मैग्नेट आएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस कब मिलेंगी? जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मिलेगा। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र मिलता है। तो अगर धनात्मक आवेश है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र होती है वो बाहर की तरफ होती है, ये आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज,
ये बाहर की तरफ है, और जो नेगेटिव होते हैं उनमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं, इनसाइड, इसमें इनसाइड है। जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कर्व बना रहे हैं, ये क्लोज कर्व, ये देख रहे हैं एन से होकर एस पे जा रहे हैं, ये इधर भी एन से होकर एस पे जा रहे हैं, और अंदर अंदर एस से एन पे जा रहे हैं। तो एक क्लोज कर्व बन रहा है ना, बंद लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? बंद लूप बन रहा है, जिसकी दिशा क्या है? एन से एस की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इसमें तो क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो ये मेन डिफरेंस क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप को फॉर्म करती हैं, यानी एक बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरा, अगर इसकी और हम प्रॉपर्टी को देखें तो जनरली देखा गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो ग्रेटर होती है साउथ पोल से। बाई एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्थ पोल की जो इंटेंसिटी होती है वो साउथ से ग्रेटर होती है। तो ये मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जहां पे मैग्नेटिक लाइंस पास पास हैं वहां पे इंटेंसिटी ग्रेटर है, जहां पे डिस्टेंस पर हैं वहां इंटेंसिटी लेस है, या पोल पर भी इंटेंसिटी ग्रेटर होती है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आप पोल से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ये रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। कट इसलिए नहीं कर सकती कि अगर कट करेंगी तो उस पर दो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, और एक रेखा का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो टेंजेंट आप ड्रा करते हैं, ये टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही, अगर ये कहीं भी कट कर जाए एक दूसरे को तो क्या होगा? वहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, और एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा दो दिशा में कैसे ट्रेवल कर सकती है। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम चल रहे हैं बायोट एंड सेवर्ट का जो एक्सपेरिमेंट की अभी हमने आपको चर्चा किया था, थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक चालक तार है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हमने बोला था ट्रिपल सी भी आप बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ट्रिपल सी। एक चालक तार है जिसको हमने नेमिंग किया है ए टू बी। इस चालक तार में करंट का कंडक्शन हो रहा है। करंट को हमने ले लिया है कैपिटल आई। करंट का कंडक्शन हो रहा है जिसको हमने क्या माना है? कैपिटल आई। अब इस करंट के कारण इस चालक तार के सराउंडिंग में, यानी कि आसपास, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा। अब हमने एक पॉइंट लिया पी। पी पॉइंट हमने रैंडम ले लिया है। पी पॉइंट पर हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना है। ये एक्सपेरिमेंट कब का है? 1820 का। कब का है? 1820। साइंटिस्ट का क्या नाम था? बायोट एंड सेवर्ट। बायोट एंड सेवर्ट, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। बायोट एंड सेवर्ट फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट किए। कब? 1820 में ही, 1820 में ही। किस लिए एक्सपेरिमेंट किए? ये जानने के लिए कि चालक तार के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका अमाउंट कितना होता है। तो उन्होंने कुछ रिलेशन बताए। क्या था उनका पहला रिलेशन? अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी रिप्रेजेंट करें। क्यों स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि ये जो चालक तार है उसमें हमने एक लेंथ लिया हुआ है डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल। ये इस लेंथ को हमने क्या माना हुआ है? डीएल, स्मॉल लेंथ। इस स्मॉल लेंथ डीएल के कारण पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अगर लेंथ आपका स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी स्मॉल ही होगा। अभी हम पूरे चालक तार का कैलकुलेट करेंगे जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी।
पहले हम स्मॉल लेंथ के लिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं। मीनिंग ये हुआ कि जो बायो-सेवर्ट का लॉ है वो पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए है। किसी भी टाइप का फिगर हो तो उसमें आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे स्ट्रेट वायर हो, या जो भी टाइप का फिगर है उसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। उस स्मॉल एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम उसके आगे लिमिट लगा के यानी इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कहां पर? पी पॉइंट पर। तो उन्होंने पहला रिलेशन बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिया है, कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ करंट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है वो करंट पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समान अनुपाती। यानी कि करंट अगर इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। दूसरा उन्होंने रिलेशन बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, एरो क्यों लगा रहे हैं, एरो इसलिए लगा रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी सदिश राशि है। ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डीएल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डीएल क्या है, जो हमने लेंथ लिया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद एक एंगल आप देख रहे होंगे थीटा। थीटा एंगल क्या है, चालक तार से पी पॉइंट पर बनने वाला कोण, जो कि साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड रिलेशन हमको मिलेगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अभी एक और रिलेशन हमको मिलने वाला है, वो क्या है, पी पॉइंट का चालक तार से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर एट द पी पॉइंट। तो क्या लिया है हमने, स्मॉल आर। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो लिख सकते हैं आप डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। ये कौन सा रिलेशन मिलेगा आपको, फोर्थ रिलेशन मिलेगा। ये 4 रिलेशन आपको मिले। इन चारों रिलेशन को हम कंबाइन कर दें, अगर कंबाइन कर ले रहे हैं तो यहां पे आपको मिलेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये रिलेशन आपको मिल रहा है। ये अभी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फार्मूला नहीं है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वनली एंड वनली रिलेशन। फार्मूला कब बनेगा, जब इसको हम इक्वल के रूप में लाएंगे। इक्वल कब आएगा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट हम लाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या करते हैं, ये फार्मूले की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं। फार्मूला जो ऑथेंटिक है वो कब माना जाएगा, जब उसके साथ कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगा बाय एक्सपेरिमेंट। तो कांस्टेंट को हमने क्या माना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये मिल गया हमको फार्मूला। बायोट एंड सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला है वो क्या है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई r²। क्लियर हुआ यहां तक। इसकी यूनिट की हम बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला है dB, उसकी यूनिट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फार्मूला हमें क्या मिला था, dB
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमको मिला था। ये है क्या जो फार्मूला है? ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, जो कि पी पॉइंट पर मिला हुआ है। जो आपने फिगर बनाया था, उस फिगर में जो पी पॉइंट हमने लिया था, उस पी पॉइंट पर मिलने वाला परिमाण है डीवी। यूनिट की हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला है, एक एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लीजिए, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल। हमको क्या चाहिए? बी की यूनिट चाहिए, तो बी के रूप में इस फार्मूला को लिखेंगे सबसे पहले। बी बराबर क्या मिलेगा? एफ अपान आई इंटू एल। एफ यानी कि फोर्स, बल। क्या होता है यूनिट? न्यूटन। आई विद्युत धारा, करंट। क्या होती है यूनिट? एम्पियर। एल लेंथ, क्या होती है यूनिट? मीटर। ये मिल गया हमको बी का मात्र, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। इसी को टेस्ला के नाम से भी जानते हैं हम। टेस्ला, किसके नाम जानते हैं? टेस्ला। अगर एमकेएस में हम चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो क्या है? न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, जिसको किसके बराबर माना गया है? टेस्ला के बराबर माना गया। यहां तक क्लियर हुआ? हम यहां पे म्यू नॉट की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको मिला है, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। आई करंट है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। डीएल लेंथ है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। साइन थीटा एंगल है, एंगल आपका यूनिटलेस होता है, कोई मात्रक नहीं होता। और नीचे क्या लिखा है? आर स्क्वायर। आर क्या है? दूरी, पी पॉइंट का चालक तार से, जिसका हो जाएगा मीटर की पावर 2, क्योंकि आर का पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे? म्यू नॉट की यूनिट को लिखेंगे अब, और म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देखेंगे। सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं कि म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी। तो आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को उस फार्मूले के टर्म में लाना होता है। तो म्यू नॉट को हम लेफ्ट राइट जहां भी करना होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को सेट करेंगे। डी बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इधर ले लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या क्या है इसके साथ? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, किसके इक्वल है? डीबी के। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू
dB इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई IDL साइन थीटा। यूनिट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, यूनिट की, तो dB की यूनिट अभी आपने निकाला था, क्या निकाले थे, न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर, यही निकाले थे। स्मॉल आर क्या है, पी पॉइंट की दूरी, क्या होगा यूनिट, मीटर की पावर 2 डिवाइडेड बाई आई करंट है जिसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, मल्टीप्लाई dl स्मॉल लेंथ है जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं क्योंकि ये कोण है, तो इसको हम सॉल्व कर लें तो मीटर की एक पावर से एक पावर ये कैंसिल आउट हो गई। क्या मिल गया हमको, यहां पे हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, हमको मिला है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर होल डिवाइडेड एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा न्यूटन मीटर अपान एम्पियर इंटू 1 अपान एम्पियर इंटू मीटर। तो मीटर से मीटर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या मिला, न्यूटन अपान एम्पियर का पावर 2, ये मिला। किसका यूनिट है ये, म्यू नॉट की यूनिट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई भी ले सकते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4 भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी 3.14 कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है। म्यू नॉट की यूनिट आप बोल सकते हैं क्या है, न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू हम देख सकते हैं, यूनिट क्या मिला है, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इज इक्वल टू मिलता है हमको 10 की पावर -7, यूनिट आपने क्या निकाला था, न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर, ये मिला था। यहां से हम डायमेंशन भी ले सकते हैं, डायमेंशन अगर आप लिखना चाहें, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है, न्यूटन, जो कि फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन भी लिखेंगे हम, क्या होगा, एम एल टी की पावर -2 विथ स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे क्या है, एम्पियर, एम्पियर यानी कि करंट, डायमेंशन कैपिटल ए ही होती है, विथ स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पे, ए की पावर 2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम एल टी की पावर -2 टी की पावर -2 एम्पियर, यहाँ पे क्या है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एम्पियर की पावर -2। क्लियर हुआ, थैंक यू क्लास, बस आज इतना ही।